बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी हो। नाज़रीन, नए हफ्ते का आगाज़ इस खुशखबरी के साथ कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ज़िलहज का चांद नजर आ गया है। तो यकुम ज़िलहज 18 मई बरोज़ पीर, जबकि ईद उल अज़हा 27 को होगी और 27 मई को होगी। मरकज़ी रोह हिलाल कमेटी की जानिब से ये ऐलान बाज़ाब्ता किया गया और उसका ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल जी। तो आज का जो चांद नज़र आने की खुशखबरी है ये हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ईद को प्लान कर रहे होंगे। इस बार तो छुट्टियां भी बहुत लंबी आ रही हैं। और अगर हम आपको बताएं कि मरकज़ी रोह हिलाल कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि कराची, मर्दान, रावलपिंडी, पेशावर, सिंध और दीगर मकामात पर भी चांद नज़र आ चुका है। तो मुल्क में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। और ये खुशाइन बात है कि इस बार तमाम मुसलमान एक पेज पर नज़र आते हैं, क्योंकि सऊदी अरब, UAE और टर्की भी 27 ज़िलहज को भी पूरी दुनिया में अब तमाम ममालिक इस वक्त जहाँ जहाँ पर मुसलमान बसते हैं वो सब एक ही पेज पर नज़र आते हैं और एक ही दिन ईद मनाएंगे। और ये बड़ा खूबसूरत लम्हा होगा। बिल्कुल। और हज भी पढ़ा जा रहा होगा, उसके बाद ईद होगी और तमाम जो है वो हम अपने अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे होंगे, कुर्बानियों के भी। तो ये बड़ा खूबसूरत और खुशकुन लम्हा होगा, क्योंकि जब तमाम मुसलमान एक पेज पर होते हैं तो वैसे ही खुशी दुगनी हो जाती है। बिल्कुल। तो इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट भी किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जंग के बादल इस खत्ते में भी और दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी कोई कशीदगी है, कोई तलखी है, कोई तबाही के खदशात हैं, वो ज़ायल हो जाएं, वो दूर हो जाएं और मुस्तकिल अमन में तब्दील हो जाएं। तो आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ आ जाते हैं नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे इसी बारे में। ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दे दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि मुआहिदा करना खुद ईरान के मफाद में है। 5 जो तजावीज़ भेजी गई थी उसका जवाब भी ईरान की तरफ से आ गया है। अब मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है, पाकिस्तान की कोशिशें अब भी जारी हैं, उसकी कोई पेशरफ्त या कोई नतीजा निकलेगा नहीं, इसका भी जायजा लेंगे। उसके बाद बात करेंगे सलहट टेस्ट में बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को दबोच लिया। दूसरे रोज़ के इख्तिताम पर बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। तीसरे रोज़ का खेल जारी है। क्या पाकिस्तानी बैटर्स पर गैर ज़रूरी दबाव वाज़े दिखाई दे रहा है? इस पर भी तफसील से हम अपने माहिरीन की राय लेंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी मवेशियों की। मवेशी मंडियों में शहरियों का खरीदारी के लिए आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अब वक्त कम रह चुका है। लेकिन व्यापारियों की डिमांड्स भी आसमानों पर हैं। उनको पता है कि यही वक्त है पैसे बनाने का और इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत इस पर क्या कर रही है, इंतजाम कैसे मवेशी मंडियों में, उसका अहवाल भी जानेंगे। और इसके बाद सबसे अहम बात, कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए। घर में कुर्बानी के जानवर की हिफाजत कैसे की जाए, क्योंकि ये भी एक मुश्किल अमर है जब गर्मी शदीद है और बच्चे बहुत सारी अटकलियाँ भी करते हैं जानवरों के साथ, तो कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। गर्मी में किस तरह से उनकी हिफाजत करनी है, उनको खाने में क्या देना है, इस सब पर भी बात होगी। बिल्कुल। और आखिर में बात होगी आपके फेवरेट सेगमेंट पे, आपके सितारों की। आपके सितारे आपकी ज़िंदगी के हवाले से क्या कहते हैं, यह हफ्ता कैसे गुजर सकता है, ये सब कुछ होगा आज के प्रोग्राम में। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं हम ट्रंप के बयानात से। और ट्रंप ने कड़ी शराइत रख दी हैं। घड़ी की टिक टिक भी जारी है। ईरान के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ जो अपने जर्नैल के साथ एक तस्वीर शेयर की थी कि ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है। तो किस तरह का तूफ़ान वो लाना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले भी उनके ऊपर तनकीद बहुत हो रही है, उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो ये दबाव झेल पाएंगे? और इस तनकीद के बावजूद, इस दबाव के बावजूद ये एक और राउंड करना चाह रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ईरान को किसी मुआहिदे पर वो पहुँचते हैं कि पहुँचने के लिए पेशरफ्त करने की नई वार्निंग वो दे चुके हैं। बिल्कुल जी। और ये अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जो अपनी पोस्ट में लिखा, ईरान को जल्दी करना होगी वरना उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। और फिर ट्रंप ने ईरान के मुतालिक इससे पहले भी एक धमकी आमेज पोस्ट की और फिर AI से बनी हुई तस्वीर शेयर की, उंगली से सख्त रद्द-ए-अमल का इशारा भी दिया। साथ लिखा कि ये तूफान से पहले की खामोशी है, जिसका जिक्र जुनैद भी करें। और अगर देखा जाए तो उस तस्वीर के अंदर अमेरिकी सदर खुद, जो कि AI से बनाई गई तस्वीर है, बहरी जहाज़ पर सवार नजर आते हैं और ट्रंप के पीछे अमेरिकी जर्नल भी मौजूद है कश्ती में, और वो समुद्री तूफान में चलती हुई कश्ती है, यानी कि बीच मंझधार के वो खुद हैं जो AI तस्वीर उन्होंने शाया की है। लेकिन इसके बावजूद वो डरा जो धमकियां दे रहे हैं वो ईरान को दे रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि वो खुद तूफान बर्पा करने वाले। बिल्कुल। तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान फानी मौजूद है, माहिर आलमी अमूर हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको।
और डॉक्टर फानी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीर जो आती है, वो तस्वीर तो ये बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खुद बीच मंझधार के हैं और समंदर की लहरें जो है वो कभी भी उन्हें दबोच सकती हैं। वो उस एआई तस्वीर को अगर मान लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप दोनों तरफ से घिर चुके हैं। लेकिन धमकियां उनकी ये कहती हैं कि ईरान के पास वक्त बहुत कम है और ईरान को जल्दी करना होगी, वरना अगला राउंड इससे ज़्यादा शदीद होगा और फिर ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। क्या कहते हैं आप? आपकी बड़ी ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन है तस्वीर को लेके। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर की उनके जो ऑप्टिक्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा काउंट किए जाते हैं। तो तस्वीर के ऑप्टिक्स हमें ये बता रहे हैं और बिल्कुल आपने उसकी सही तशरीह की है कि अगरचे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद से मंझधार के अंदर फंसे हुए हैं और गर्दाब के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी गर्दाब है और इंटरनेशनल इकोनॉमी का प्रेशर भी है और उसकी जो रिलेटिव फोर्स है अगेंस्ट द चाइना एंड अदर मेजर पावर्स वो भी मिनिमाइज हो रही है डे बाय डे। तो इस सारे मंझधार के अंदर से ईरान को ये धमकी लगाना कि क्लॉक इज टिकिंग और तुम किसी ना किसी डील के ऊपर आ जाओ, तो ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो असल में उस सिचुएशन में चले गए हैं जो कि उनसे अब कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि मशरक़ वस्ता की अगर आप कल एक दो दिन की सूरत हाल देखें तो आप देखते हैं कि यूएई के ऊपर भी कुछ हमले हुए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे के, और इराक से सऊदी अरेबिया के ऊपर भी जो है वो कुछ ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, और इवन के इजराइल के अंदर भी एक बहुत बड़ा धमाका जो है वो हुआ है। लेकिन खबरें ये बता रही हैं कि वो धमाका जो है वो खुद उन्होंने किया और बहुत सारी स्पेकुलेशन उसके तनाजुर में हमें नजर आती हैं, और वो भी उनका मिसाइल की एक बहुत बड़ी स्टॉक फाइल थी जो कि इजराइल में तबाह हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी और टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इस खबर को अपने अखबारात के अंदर लिखा है। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त बता ये रही है कि खित्ते के अंदर आने वाले जो दिन हैं वो शायद बहुत बड़ी सख्ती लाने वाले हैं, और जिसके नतीजे के अंदर ये खित्ता दोबारा से खुदा ना खास्ता अगर जंग की तरफ जाता है। देखें फर्स्ट राउंड जो हुआ है ना 40 रोज का, उसके अंदर कुछ भी कंक्लूजन जो विनिंग कंक्लूजन वो नहीं सामने आ सका कि इसका अल्टीमेट विनर कौन है। दोनों जो ममालिक हैं वो अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी आपको सेंटर ऑफ द लेफ्ट और सेंटर ऑफ द राइट दो मुतजाद जो हैं वो नैरेटिव नजर आते हैं। लेकिन इस बार क्या गारंटी है फानी साहब के अमेरिका कोई ऐसा नतीजा निकाल पाएगा जिस फातेह डिक्लेयर कर पाए, जो उनकी ख्वाहिश भी है? साथ में मोहसिन नकवी साहब ताज़ा पैगाम लेकर पहुंचे हैं 2 रोज़ पहले, और उसका इंतज़ार किया जाएगा कि ईरान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक दोनों अपने अपने जो उनके पॉइंट्स थे उनके ऊपर डटे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर गए, कुछ खातिर खार नतीजा नहीं निकला, ना तो अमेरिका के लिए ना ही इस जंग के अंदर से, और अब सदर पुतिन का दौरा भी होना है, तो उस दौरे का इंतज़ार किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब का जो मुलाकातें हुई ईरानी क़यादत से, उस जवाब का इंतज़ार किया जाएगा, या उससे पहले भी कोई बड़ी कार्रवाई मुतवक्के है? नहीं, मेरा ये ख्याल तो उससे पहले की बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। अभी कुछ 1-2 रोज़ या 1 हफ्ते तक जो सिचुएशन है ये शैडो वॉर की कैफियत के अंदर रहेगी, क्योंकि जब तक देखिए चीन और रूस का कोई कैटेगोरिकल स्टांस इस जंग को लेकर सामने नहीं आएगा, ओवर्ट या कोवर्ट ऑपरेशन के तनाजुर में चीन या रूस की तरफ से कोई ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट आ जाए जो कि यूएसए को दबाव में लाए और उसको ये रियलाइज़ करवाए कि ये जंग जो है ये फिर बहुत बड़ी इसकी जो एस्केलेशन है वो हो जाएगी, और अगला लेटर जो है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन अभी शी जिनपिंग और जो ट्रंप की भी मुलाकात बीजिंग के अंदर हुई है, उसके बाद भी आप देखते हैं कि चाइना अपने रवायती किरदार को ही लेकर आगे चलता हुआ नजर आ रहा है कि वो डायरेक्टली किसी दूसरे फ्री कैन की जंग के अंदर नहीं पड़ना चाहता, और वो सफारती सतह पर ही इस जंग को वो चाहता है कि ये खत्म हो जाए। तो जब तक ये सारी सिचुएशन मैस्टिंग, अब जैसे आपने कहा मोहसिन नकवी साहब ईरान के अंदर मौजूद हैं और उनके पैगामात जो हैं वो मसूद पज़ेश्कियान जो हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में वो जाएंगे, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन तक। और उनके बाद देखिए इस वक्त ये किसी भी जंग के अंदर जो मरहला होता है ना ये वाला, जिसके अंदर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ईरान भी किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा। बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ईरान इज ओवर प्लेइंग नाउ, उसको किसी ना किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, वरना जो उसका एनर्जी प्लांट्स वगैरह हैं वो भी सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। और ईरान भी ये कह रहा है कि अगर दोबारा से ये रिटेलिएशन हुई, और मेरा जहाँ तक ख्याल है ना दोनों फ्री कैन एक अगले राउंड का मुंतजिर हैं, क्योंकि ये वो राउंड होगा जो अल्टीमेटली इस जंग को किसी नतीजे पे पहुंचाएगा। अच्छा, लेकिन जिसके बाद डॉक्टर फानी साहब, जैसे आप भी कह रहे हैं कि दोनों चाह रहे हैं कि दूसरा राउंड हो, अगर ईरान के लिए दूसरा राउंड होता है तो एक मजीद बड़ा धचका लगेगा और ईरान शायद चाहेगा कि वो ना ही कंप्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज़ उसे करना पड़े वो दूसरे राउंड के लिए तैयार भी होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि कहते भी हैं, अभी उन्होंने फिर से अपनी जो कैप शो की है उसके अंदर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा हुआ है, तो क्या वो इस तरह से अमेरिका को मजीद ग्रेट कर पाएंगे या वो अपने मकासद पूरे कर पाएंगे? क्योंकि अमेरिका की साख मजीद गिर जाएगी अगर ये दूसरा राउंड होता है, और उसके बाद जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में भी कुछ ना रहेगा। अभी जो साख बचाए हुए थोड़ी बहुत बैठे में हैं, उसके बाद ये भी नहीं रहेगी, और इजराइल जो अपना प्लान लेकर चल रहा था वो भी शायद सबूताज हो जाए, क्योंकि ईरान इस बार जो है वो बड़ी तैयारी के साथ बैठा है। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ने ऐसी कोई कोशिश की तो अमेरिकी जो फौजी हैं उनको इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो आपको नहीं लगता कि ईरान जो है वो इस वक्त हर हद पर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, हर हद तक वो खेलेगा? बिल्कुल आपकी बात बच है, क्योंकि वो जो वॉर ऑफ सर्वाइवल है उसके लिए, और जब सर्वाइवल का लम्हा होता है, वो जैसे किसी शायर ने कहा था, हम तो डूबे हैं सनम तुम कभी नहीं डूबेंगे। तो देखिए अभी ईरान के पास बड़े तगड़े कार्ड मौजूद हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो इंटरनेट की केबल बिछी हुई है उसने एक दो दफा धमकी भी दी है, और फिर सैनिटेशन को जो वहाँ पे प्लांट्स हैं वाटर पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर, वो भी उसके निशाने के अंदर हैं। और इस वक्त जो ईरान का रद्द अमल होगा ना वो बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्के होगा, और तमाम जो रीजनल ताकतें हैं, अगरचे इसराइल और UAE भी ये चाहती हैं और एक और रीजनल ताकतें, ये जंग दोबारा से रिज्यूम हो जाए, ताकि ये किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। और जो ईरान की कोई बची खुची थोड़ी सी ताकत है, क्योंकि अभी तक के जितने भी दाव पेच खेले गए हैं ईरान के खिलाफ वो सारे के सारे नाकाम हुए हैं। ब्लॉकेड होता, ब्लॉकेड भी किया गया, तो कहा जा रहा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी और ईरान की माइशत जो है वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगी, और अल्टीमेटली ईरान को किसी नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा। तो ईरान के ऊपर जितने भी आप दाव लगा रहे हैं ना, वो कोई भी दाव लग नहीं रहा है, और ईरान इस सारे टाइम को बाय करते हुए ऐसी तैयारियां कर चुका है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो अमेरिका के लिए भी और इस मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक जो हैं बशमूल साउथ एशियन कंट्रीज, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी। दुनिया में आप देखते हैं पेट्रोल की कीमतें किस नहज पे पहुंची हुई हैं, और अभी ईद का भी आने वाले दिनों में ईद की भी आमद है। तो अगर खुदा ना खास्ता ईद से पहले कुछ इस तरह के मामला, जो कि मुझे खदशा है इजराइल की तरफ से, वो ज़रूर इस तरह की कोई हरकत कर सकता है कि जो ईद का इवेंट है उसको सबुटाज करने के लिए इजराइल कोई ऐसी कैसी हरकत करेगा जिससे पूरी मुसलमानों की जो खुशियां हैं वो, और ये इसकी पुरानी रिवायत है। हम देख रहे थे कि जब गजा के ऊपर हमला किया गया था तो तब भी रमज़ान का महीना था, और अभी आपने जो जुमला इस्तेमाल किया कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, 2 रोज़ पहले ड्रग लॉर्ड पिंकी की तरफ से भी कोर्ट में पेश होते हुए यही फिक्रा कहा गया था। साहब, जिस तरह आप कह भी रहे थे कि ईरान जो है वो अब इस पोजीशन में है कि वो तगड़ा जवाब देगा, और जिस तरह से उनका इजहार भी है इस बारे में, वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ने पहल की इस बार और दूसरा राउंड शुरू हुआ तो फिर हम जवाब जो है वो किसी और तरीके से देंगे और अमेरिकी फ़ौज को भुगतना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, क्या ईरान जिस तरह से अमेरिका का पहले ये दावा था कि जिस तरह से हमने ब्लॉकेट कर रखा है, अब ईरान की मईशत लड़खड़ा रही है और बहुत जल्द ज़मीं बोस हो जाएगी, आपने भी गुफ्तगू में बताया, तो वो अभी तक सस्टेन कर रहे हैं, वो अभी तक अपने पाँव पर खड़ी है और मईशत भी उस तरह से हमें ज़मीं बोस होती हुई नज़र नहीं आई, और ना ही ईरान को घुटनों पर ला पाया है अमेरिका। तो आप समझते हैं कि ये ईरान अकेले कर पा रहा है या कुछ और भी ममालिक हैं जो इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए इस खित्ते के अंदर ईरान के जो रवाबत है ना, वो खित्ते के ममालिक के साथ भी, और जो बड़ी ताकतें हैं लाइक रूस और चीन, उनके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और उन बड़ी ताकतों के ममालिक खुद अरब रियासतों के साथ भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इस खित्ते के अंदर ईरान की जो इस वक्त लड़ाई है, अगर आप देखें 1979 से लेके ऑनवर्ड, ज़्यादातर ईरान ने ये जंग अगरचे लड़ी या खुद ही है, मज़ाहमत तो उसकी अपनी ही है, लेकिन अल्टीमेटली इस खित्ते के जो बड़े ममालिक हैं या जो रीजनल पावर्स हैं वो उसको सपोर्ट भी करती रही हैं। सफारती सतह पे सपोर्ट तो हमेशा से चीन की और रूस की, और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की भी जो सपोर्ट है वो ईरान के साथ रही। आप देखते हैं इस जंग के अंदर भी इन ममालिक ने सफारती लेवल पर अगरचे डायरेक्ट एक पार्टी बनकर ईरान की तरफ से, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ एक रूस का एग्रीमेंट है कि अगर नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला होगा तो रूस की फौजें वहाँ पर जाके उसके लिए लड़ेंगी, ऐसा कोई एग्रीमेंट रूस और चीन के साथ ईरान का है नहीं। उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ये डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है, और ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इनके अंदर इन तमाम ताकतों का जो वजन है वो ईरान की तरफ ही है। और यही वो चीज़ें हैं जिसके अंदर ईरान ने चीन ने अगर जब बहुत सारे ममालिक ये कहते हुए नजर आते हैं कि चीन ने इस जंग के अंदर बहुत ज़्यादा साथ दिया है
और टेक्नोलॉजी को लेकर, और बहुत ज़्यादा ऐसे मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी उनको फराहम की है। लेकिन आप देखते हैं कि जब शी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो उसके अंदर भी शी ने इस बात को निगलेक्ट करते हुए नजर आते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इस जंग का कोई हिस्सा हैं या हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने इंतहाई नपीतुली बात की है। जंगों के अंदर हमेशा होता ऐसे ही है कि आप सफारती लेवल पे आपकी जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन जो है बहुत कुछ ममालिक के साथ आपस में चल रहा होता है। अगरचे ईरान का हौसला, ईरान की जुर्रत और उनकी मुज़ाहमत उनकी अपनी है, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द गन, इट इज द मैन बिहाइंड द गन। बिल्कुल। अच्छा तो अभी फानी साहब, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप एक बज़ाहिर ज़िद की सी कैफियत में है कि वो बराक ओबामा से बेहतर मुआहिदा करेंगे ईरान के साथ, क्या इस वजह से कोई डेडलॉक ख़त्म नहीं हो पा रहा? क्योंकि जिस तरह की शराइत रखी जा रही हैं कि जी ना तो आपको आपके नुकसानात का अजाला किया जाएगा, ना उसका मुआवजा हर्जाना दिया जाएगा, ना आपके ऊपर सेंक्शन ख़त्म की जाएंगी, ना आपके जो फ्रीज़ शुदा अकाउंट हैं उनको अनफ्रीज़ किया जाएगा, यूरेनियम की अफजोदगी भी ख़त्म करनी होगी और उसे मुंतकिल भी करना होगा अमेरिका में, और फिर एक न्यूक्लियर रिएक्टर को आप काम करते रहना दे सकते हैं। तो ये सारी शराइत के साथ ईरान जो कि फातह की एक सूरत हाल इख्तियार किए हुए है, वो क्यों कर मानेगा? और अगर यही डेडलॉक बरकरार रहा तो फिर कौन गारंटर बनेगा? क्या आपको लगता है कि रशिया चाइना को किरदार अदा कर सकते हैं इसमें? देखें, गारंटी की जब तक बात है ना, देखें चीन को जब तक अमेरिका ने ब्लॉकेट नहीं किया था ना, तब तक उसका ऑयल तो उसको मिल रहा था, उसकी ट्रेड भी जारी थी, और आईआरजीसी की जो फोर्सेस हैं वो चीन के जहाज़ों को तो नहीं रोक रही थी। चीन को मसला हुआ है अमेरिकन ब्लॉकेट से, और चीन बिल्कुल इतनी पावर रखता है कि वो ईरान को इन्फ्लुएंस कर सके, क्योंकि जो ईरान की माइशत है वो बहुत हद तक चीन की खरीदारी के ऊपर जो है ना वो मुनहसर है। और अगर चीन आज कोई इसी तरह का दबाव को अगर लाना चाहे, प्रेशर को, तो वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन चीन करेगा नहीं। क्यों? अगर वो चीन, वो कहते हैं कि दुश्मन जब आप बहुत बड़ी गलती कर रहा हो तो आप उसको मशवरा नहीं देना चाहिए कि आप ये काम ना करें, क्योंकि अमेरिका इस वक्त एक गर्दाब के अंदर फंसा हुआ है, और चीन और रूस को तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है इस जंग का, कि यूक्रेन की तरफ से दुनिया की तवज्जो हटी हुई है, और ऑयल की प्राइसेस कहाँ आसमान को छू रही हैं, और रूस जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर डे के हिसाब से ऑयल से वो खरीद रहा है, और अगेंस्ट द यूक्रेन वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। और चीन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जंग का खात्मा तो उसके लिए बड़ा अहम है, क्योंकि उसकी अपनी माइशत के ऊपर भी बहुत कारी ज़रब लग रही है इस जंग की वजह से। लेकिन चीन की जो रवायती सफारती रोल है दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर, वो कभी भी डायरेक्ट इसके ऊपर इंटरवेन करेगा नहीं। देखिए, चीन जैसा बड़ा मुल्क हो, और वो किसी, मैं जरा बात जरा मुकम्मल कर लूं, चीन जैसा बड़ा मुल्क जो है ना वो एक ऐसे नतीजे को कभी भी कबूल नहीं करेगा जिसको अमेरिका दूसरे दिन फिर तोड़ दे। जैसे 2-3 दफा टॉक हो रही थी, और टॉक के दरमियान में अमेरिका ने आके जब है उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं सालिसी का किरदार अदा करूं, और मेरी सालिसी के अंदर होने वाला जो सीज फायर है और जंग जो है उसको अमेरिका दोबारा से वायलेट करे, तो ये उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर फानी साहब, जिस तरह से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन का दौरा था, उसके अंदर वो बड़े लाओ लश्कर के साथ और बड़ी पुरुमीद होकर, बड़ी ख्वाहिशात लेकर वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनको वहाँ पर सुबकी का सामना करना पड़ा, लगता ये था कि उनकी ख्वाहिशात उस तरह से पूरी नहीं हुई। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। एक तो ये भी कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर बयान देते हुए कहते हैं कि चाइना ने हमसे ये दावा किया या वादा कर लिया है कि वो अब ईरान को फाइनेंशियली तौर पर या फिर टेक्नोलॉजी के तौर पर किसी भी तौर पर सपोर्ट नहीं करेंगे या अपने हथियार उनको नहीं देंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान था एकतरफा हो सकता है, क्योंकि जो सदर शी हैं वो तो ये मानने से भी इनकारी हैं कि वो किसी भी तौर पर ईरान को सपोर्ट कर रहे थे या वो इस जंग में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उनकी थी। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि अब चाइना इस पर मुत्तफिक है कि वो अपने हथियार या किसी किस्म की सपोर्ट ईरान को नहीं देगा, और दूसरा इस जंग को ख़त्म ना करना ही क्या उनके जो मुतालिबात या उनकी ख्वाहिशात चाइना में पूरी नहीं हुई, यही एक वजह हो सकती है? देखिए, चीन के दौरे के अंदर ना एक चीन की तरफ से बहुत बड़ा था क्लेम, ये दावा था कि देखिए अमेरिका जो है उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल शी ने कह दिया था, सदर शी ने, कि ताइवान के हवाले से अमेरिका जो है ना उसको कभी भी इसको मिस हैंडल नहीं करना चाहिए। चीन जो ताइवान है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। हाँ, अगर अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है अलामिया के अंदर जिसमें अमेरिका जो है वो ताइवान के हवाले से जो वन स्टेट पॉलिसी है चाइना की, वन चाइना पॉलिसी, उसको इंडोर्स कर देता, तो बहुत हद तक चीन की तरफ से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आपको नजर आती
जिसके अंदर ईरान के हवाले से या ईरान के ऊपर दबाव डालने के हवाले से कोई बात की जाती। जो जितने भी दावे अभी आप जिसका जिक्र आप कर रही थी, वो सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए क्लेम्स हैं। ना चाइना के अखबारात और ना अमेरिका के जो अखबारात और मीडिया है वो इनको एंडोर्स नहीं कर रहे, वो इनको क्लेम के तौर पर ले रहे हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन और तशरीह जो है वो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये दावे किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं, क्योंकि चीन की तरफ से जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं या अलामिये जारी हुए हैं उनके अंदर इंतहाई डिप्लोमेटिक जुबान जो है उसको इस्तेमाल किया गया है। और इस जो ईरान का मामला है इसको जो है वो इंतहाई दोनों फ्री कैन को चाहिए कि अग्रेशन ना शो करें और पुरअमन तरीके से इसका हल करें। जो आपने बात की है ना कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि एक बड़े डिफरेंटली ज़ेलेंस्की को वो डांटते हुए नजर आते हैं, कभी स्पेन और कभी फ्रांस और कभी केयर स्टॉर्मर को हाथों के इशारे से बिठाना या उठाने की उनकी आदत रही है। लेकिन यहाँ पे वो बहुत पैसिव पोजीशन में आपको नजर आते हैं, डिफेंसिव पोजीशन पर नजर आते हैं। और शी जिनपिंग एक जो इमर्जिंग पावर है दुनिया की, उसके सदर के तौर पर, और अमेरिका के जो सदर ट्रंप थे वो एक डिक्लाइनिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो आप अगर शी की तकरीर सुने ना तो उन्होंने थ्यूसिडिडीड्स जो है उस ट्रैप की बात की थी कि जो थ्यूसिडिडीड्स जो था उसने एक स्पार्टा और एथेंस की जो जंग हुई थी, जो स्पार्टा था वो उस वक्त की डोमिनेंट पावर थी और जो एथेंस था वो उस वक्त की इमर्जिंग पावर थी। तो वो जो फियर था उसने उन दोनों को रोमन अंपायर के अंदर आपस में जंग के अंदर ले आया था। बिल्कुल शी ये कह रहा था कि देखें हम इसको पार्टनरशिप के तौर पे हमें आगे आना चाहिए। अगर आपने थ्यूसिडिडीड्स का जो ट्रैप है अगर आप उसमें आ गए और चाइना की इमर्जिंग जो पावर है उसको आपने फियर के तौर पर ले लिया, और ये वो फियर है जो अल्टीमेटली एक जंग की तरफ लेके जाएगा और इस खित्ते के अंदर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा फानी साहब, अगर थोड़ा सा भारत की तरफ आ जाएं, भारत की तरफ से हमने देखा कि एस दौलत की तरफ से, उनके साबिक रॉ के चीफ की तरफ से सेक्रेटरी जनरल हैं, साबिका आरएसएस के जो इंतहा पसंद जमात के तौर पे जानी पहचानी जाती है, उनकी तरफ से भी कहा जाना कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। फिर उनके आर्मी चीफ की तरफ से एक और हर्जा सराई की गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस वक्त भारत क्या चाह रहा है? एक तो आलमी सतह पे पाकिस्तान की अमन की काविशों को तस्लीम किया जाना, ये यू टर्न बज़ाहिर उसकी तरफ से था, लेकिन फिर साथ में गुड कॉप बैड कॉप भी खेला जा रहा है। एक तरफ से मनफी, एक तरफ से मस्बत बयानात आए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? फिर हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को भी उन्होंने आईसीसी इवेंट में बुलाया है और आईपीएल का फाइनल मैच देखने की दावत भी दी गई है। तो भारत एग्जैक्टली चाह क्या रहा है? देखें, पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक मिडिल पावर होने के नाते अपनी सफारती, अपनी अस्करी और अपनी जो माइशी सलाहियतें थी उससे बढ़कर इस जंग को किरदार अदा किया है, इस जंग को ख़त्म करने में। तो ये वो चीज़ है जिसने इंडिया के लिए, जो कि इस खित्ते के एक हेजमॉन पावर के तौर पर अपने आप को कंसीडर कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर दिया है। और अब बिहाइंड द कर्टन इजराइल, यूएई और इंडिया का आपको एक बहुत ज़्यादा एक तगड़ा नेक्सस जो है वो क्रिएट हो चुका है। और इस वक्त अगरचे जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी थे उनका बयान बहुत खुशायन था और पाकिस्तान के जो वजारत खारजा थी उनकी तरफ से उसको बहुत वेलकम किया गया और खुशामदीद कहा गया। और तमाम ऐसे मामलात, ताकि चाहे वो इंडस बेसिन ट्रीटी के मामलात हों, दीगर मसाइल हों, उन सारों को बाहमी गुफ्त-ओ-शनीद के साथ हल करने की बात की गई है। लेकिन साथ ही आप देखते हैं कि जब उनके आर्मी चीफ से सवाल किया गया कि अगर दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई एक्ट होता है जो कि उनके अपनी तरफ से एक्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर होता है तो इंडिया किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, तो उनका जवाब यह था कि पाकिस्तान को यह हिस्ट्री में किस में जिंदा रहना ये पाकिस्तान ने खुद फैसला करना है। तो ये एक धमकी भी थी और इस धमकी का जवाब जो है वो फिर हम देखते हैं कि हमारे जो ISPR है उनकी तरफ से बहुत तगड़े तरीके से दिया गया कि ये एक मैडमैन जो शख्स है उसकी एक स्टेटमेंट है। देखें, एक जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मिसाइल चल रहा था ना, तो उस वक्त एक मैड का फिनोमिना म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इंटरनेशनल रिलेशन में हम पढ़ाते हैं कि जब दो ताकतें दोनों एटॉमिक पावर हों और अगर आप एक दूसरे को ख़त्म करने की धमकी दे रहे हो तो अल्टीमेटली ये खात्मा किसी एक मुल्क का नहीं होगा, ये दोनों ममालिक के खात्मे के ऊपर चीज़ मुनतज होगी। और इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं उसके अंदर किसी आर्मी चीफ की तरफ से एक एटॉमिक
बॉम्ब को इस्तेमाल करने की धमकी देना और किसी मुल्क को खत्म करने की धमकी देना, ये बताते खुद एक जंगी जराइम के अंदर इसको शर्मनाक बयान है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे किरदार अदा करते रहे हैं, कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। पाकिस्तान ने हर मौके पर साबित भी किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इरफान फानी साहब। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, ईरान का रेजिस्ट कर डटे रहना, ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी भी कर रहा है, राब्ते भी कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त भी ईरान के अंदर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज को कायल किया जा सके। देखते हैं कि अब इसमें रशिया और चाइना क्या किरदार अदा। बिल्कुल, हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान को इसमें कामयाबी हासिल हो, क्योंकि खित्ते का अमन ही तमाम ममालिक की बका की वजह बन सकता है। और हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बंगाल टाइगर्स शाहीनों को दबोचे हुए हैं, तीसरे रोज का खेल जारी है, क्या कुछ होने वाला है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, जिस तरह आप भी कह रही थी कि बंगाल टाइगर्स उन्हें पूरी तरह से दबोच रखा है और हमारे जो खिलाड़ी हैं शाहीन, वो कोशिश कर रहे हैं कि उस शिकंजे से निकल पाएँ, लेकिन हालात बहुत मुश्किल हैं क्योंकि पहले टेस्ट में तो हमें शिकस्त हो ही चुकी है। अब दूसरा टेस्ट था जिसमें हम कोशिश कर सकते थे, तो पहले टेस्ट में बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को दूसरे उसके अख्ताम पर बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम करते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बनाए थे और इस वक्त जो सबकत है वो 172 रन की हो चुकी है। बिल्कुल, और बंगाल टाइगर्स पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त अपना असर रसूख जमाए हुए हैं और बढ़तरी उन्हें हासिल है। और कप्तान हमारे नजमुल हुसैन शांतु रन के साथ क्रीज पर 13 रन के साथ क्रीज पर मौजूद भी हैं उनके। बिल्कुल, और हमारी जो टीम है इस वक्त बॉलिंग कर रही है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से बंगाल टाइगर्स को काबू में कर सकें ताकि वो एक अच्छा रन स्कोर ना कर सकें। लेकिन होगा क्या, क्योंकि हमारी तो बॉलिंग लाइन भी लड़खड़ा रही है जिस पर हमारा पहले इन्हसार हुआ करता था। हमारे साथ अली तनोली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे अली भाई आपको। और अली भाई, हमारे इससे पहले बॉलिंग पर होता था, बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इस बार क्या कुछ काफ़ी अरसे लंबे अब चल रहा है अब तो कि हमारी बॉलिंग भी अब लड़खड़ाती भी नज़र आती है। हम बॉलिंग में भी कुछ नहीं कर पाते। हमारे मद्दे मुकाबिल जो भी टीम होती है, कमज़ोर से कमज़ोर टीम भी अच्छा रन स्कोर करती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये मैच भी हम हारने वाले हैं? जी चाल, आपने जो चीज पॉइंट आउट की है, पाकिस्तान काफी अरसे से इसमें लेग कर रहा है। आप देखें जब से हमने अपना स्पिन जो है उसको अपनी पावर बनाने की जब से कोशिश की है, जब से आकिब जावेद आए थे, उन्होंने हमें जो स्लो ट्रैक्स और ये स्पिन के चक्कर में लगा दिया, तो उसकी वजह से आपने देखा कि हमारी क्रिकेट तनज़नी का शिकार हुई। जबकि दूसरी तरफ यही काम बांग्लादेश इतने अरसे से करता था। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। अब आप देखती हैं कि उनके टीम में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-4 ऐसे बॉलर हैं जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, कहने वाले नहीं, वाकई करने वाले। हमारे तरह नहीं है कि यार कि जो शाहीन शाह अफरीदी जैसे जो 140 प्लस भी नहीं करा सकते, तो उस तरह के बॉलर नहीं है। उनके पास प्रॉपर फास्ट बॉलर है और प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। नाइज राना की शक्ल में देख लें, आप तस्कीन की शक्ल में देख लें, मुस्तफिजर की शक्ल में देख लें, तो ये उनके पास प्रॉपर फास्ट बॉलर है। जब आपके पास इस तरह के प्रॉपर फास्ट बॉलर होते हैं, विकेट टेकर होते हैं, तो आप एक अलग एक पोजीशन में होते हैं। जबकि आपने ये पॉइंट आउट भी किया है कि जबकि पूरे बांग्लादेश जो टीम है उन्होंने पाकिस्तान को दबोचा हुआ है और उसकी मेन जो वजह है उनकी प्रीमियर फास्ट बॉलिंग है। आप देखती हैं कि हमारी तरफ कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसने जो फर्स्ट टेस्ट बल्कि दूसरे टेस्ट में भी 140 प्लस कोई बॉल कराई हुई हो। कोई ये ऐसा इसकी वजह क्या है? क्या खुराक के अंदर मिलावट बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है या फिर कोई अच्छा उनको ट्रेनर नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो बॉलर्स किसी और टीम को जाके जब जिसने भी ट्रेन किया, चाहे वो हमारे स्पिनर्स हैं, चाहे वो हमारे पेसर्स हैं, कमाल की परफॉर्मेंस उनकी टीम्स को तैयार किया, उनके लड़कों को तैयार किया। और उन लेजेंड्स को अगर देखा जाए तो उनका सानी आज भी हमें नहीं मिलता किसी और दुनिया के टीम के अंदर। हमारे पास इतना फुकदान क्यों हो गया और ये गैप इतना ज़्यादा क्यों होता जा रहा है अली भाई? ये प्रायोरिटीज की बात है जुनेद भाई। आप देखें, जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे चीज़ों को तो आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जब हम बात भी करते हैं मैनेजमेंट की, हम हमेशा मैनेजमेंट को कसूरवार ठहराते हैं। उसकी वजह यही है, जो भी टैलेंट आता है आपने उसको आज तक कभी पॉलिश किया है या उसको ग्रूम किया है या आपने इतने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाए हुए हैं। हमारे पास जो हमारे कोच भी हैं, जो हमारे सिलेक्टर्स भी हैं, वो फास्ट बॉलर्स हैं। आपने फास्ट बॉलर्स पे कब काम किया है? आप देखते हैं हमारी जो फास्ट बॉलिंग है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। आप कोई ऐसा टैलेंट हंट नहीं करते कि आपके पास प्रीमियर फास्ट बॉलर आ जाए। आपको पिछले इतने अरसे से आप शाहीन शाह अफरीदी को साथ लेके चल रहे हैं, हारिस रऊफ जैसे हीरे को साथ लेके चल रहे हैं, जो आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अवेलेबल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ कोई भी आपके पास अब्बास और ये आपके पास प्रॉपर फास्ट बॉलर थे, खुरम शिदात, आपने उसको पहले टेस्ट में खिलाया ही नहीं।
तो इसी तरह जो प्रायोरिटी है वो सेट नहीं है। जो आपके पास प्रॉपर टैलेंट है उसको पॉलिश नहीं किया जा रहा, उसको ग्रूम नहीं किया जा रहा, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं हमारी जो क्रिकेट है वो दिन ब दिन तनज़ली की तरफ जा रही है। कोई प्रॉपर गेम प्लान नहीं है। कल जब नाइद राना भी आए तो उन्होंने बात की कि हम प्रॉपर प्लान करके आते हैं। बाबर के अगेंस्ट हमने प्लान किया, उन्होंने बाबर को आउट किया। उसी तरह सलमान अली आगा जब आए तो उन्होंने उसको आउट किया, प्रॉपर एक गेम प्लान बना के उन्होंने आउट किया। जबकि बाबर ने भी एक्सेप्ट किया कि जो टर्निंग पॉइंट था वो मेरी और सलमान अली आगा की विकेट थी। जब आपको पता है कि आप टर्निंग पॉइंट हैं तो आपको वहां पे स्टे करना चाहिए, एक गेम प्लान पे रह के स्टिक करना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन बाबर आजम ने फिर भी अली भाई 68 रन्स उन्होंने स्कोर किए, टॉप स्कोरर वो रहे, उनकी परफॉर्मेंस फिर भी बाकी प्लेयर से बेहतर रही। लेकिन बाकी कोई एक भी प्लेयर ना चल पाना, हम देख रहे थे कि आज़ान अवैस हैं, अब्दुल्ला फजल हैं, सब फ्लॉप हो गए। कप्तान शान मसूद भी, सऊद शकील, सलमान अली आगा सब जो है वो फ्लॉप रहे। तो कहा यह जाता था कि जब बाबर आजम परफॉर्म कर रहे होंगे तो बाकी तमाम प्लेयर्स भी खुद ब खुद फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन बाबर आजम अगर परफॉर्म करने पे आते हैं तो बाकी सारे नहीं चल पाते। तो ये लगता नहीं है कि टीम की तरह खेल रहे हैं, इंडिविजुअली अपने अपने लिए खेल रहे होते हैं या अपने अपने नाम जो बेहतर बनाने के लिए खेल रहे होते हैं। हमें बाकी की टीम चलती हुई क्यों नजर नहीं आई? वही बात कि मिलावट कहाँ पर हो रही है। इस 40 में आप एक नाम भूल गई है, मोहम्मद रिजवान, जो जिन्होंने एक सवाल उठाया था कि मेरी परफॉर्मेंस बताई जाए। मुझे किस परफॉर्मेंस में आपने मेरी जो कैटेगरी है वो डाउनग्रेड की है, तो आज उनको ये परफॉर्मेंस दिखाई जाए कि आपकी ये परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से ये डाउनग्रेड आया। पहली इनिंग की हम बात करें तो उसमें जो लेटन दास थे उन्होंने 126 रन बनाए, सेंचुरी स्कोर की, वो 53 पे बिल्कुल आउट थे, एज लग के गया। शान मसूद ने मोहम्मद रिजवान से पूछा है कि ये आउट है, रिव्यू लेने के लिए आपको पता है कैप्टन हमेशा कीपर से कंसल्ट करता है, जबकि वो वहां पे बिल्कुल ब्लैंक खड़े थे। इसी तरह साजिद खान की बॉल पे एक ग्लव्स होके गया, मुशफिकुर रहीम वहां पे खड़े थे, ग्लव्स था, बिल्कुल आउट था। फिर पीछे रिजवान बिल्कुल ब्लैंक खड़े थे, उन्होंने कोई रिव्यू नहीं दिलाया। 2 रिव्यू तो ऐसे थे जो बिल्कुल क्लियर आउट था और पाकिस्तान ने वो रिव्यू नहीं लिए, जिसकी वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह जो आप बात कर रही हैं कि मसला कहाँ पे है, मसला यही है कि कोई गेम प्लान नहीं है। मैनेजमेंट बगैर सोचे समझे, बगैर पिच को रीड किए, बगैर कंडीशंस देखे प्लेइंग 11 खिलाती है। कोई आप देखें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है किसी। आप देखें जो दूसरी तरफ जो लेटन दास हैं, तो जब खेल भी रहे थे तो हमारी फील्डिंग बिल्कुल बाउंड्रीज पे खड़ी थी, कोई अटैक नहीं था। 143 पे 7 आउट थे। आप देखें हमने उनको सेंचुरी करने दी, कोई अटैकिंग गेम नहीं थी। तो एक पूरा गेम प्लान ही नहीं है, ना कोई मैनेजमेंट आपको नजर आती है, ना कोई कैप्टनसी नजर आती है, ना कोई प्लेयर्स का वो मोराल आपको नजर आता है, ना कोई एग्रेशन नजर आता है। ये ऐसे ही है कि बस हम भी चले जाएं वहां पे खेलने। जब आपने इस तरह की खाना पूरी हो रही है, सादा अल्फाज में कहा जाए। लेकिन अली भाई अब ऐसे ही चलेगा? हम क्या तवक्को रखें और जिम्मेदार कौन है? सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन पीसीबी। हालांकि चेयरमैन पीसीबी ने बड़ी कोशिश की है और उन्होंने तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो करके दे दी, मुतल्लिका लोगों को इख्तियारात भी दे दिए। अगर वो फिर भी ना परफॉर्म करें तो आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं इस बिगाड़ का? सर देखें, बिगाड़ के जिम्मेदार तो मोहसिन नकवी हैं। उसकी वजह ये है, देखें आप जब बिल्कुल वो शुरू में आए थे, एक सीरीज हुई, एक इवेंट भी हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी। तो सर्जरी कहाँ हुई? आपने देखा कोई सर्जरी नहीं हुई। वही आकिब जावेद आपको टीम के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। होता क्या है कि आप प्लेयर्स आपने वही रखे हुए हैं, आपकी जो कोर टीम है वो चेंज नहीं हो रही, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं हो रही, वही शाहीन शाह अफरीदी हैं, वही इसी तरह के अगर आप ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट की बात करें वही हारिस रऊफ हैं। कोई नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा, कोई यंग टैलेंट को मौका नहीं दिया जा रहा। जो टॉप परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक के उनको मौका नहीं दिया जा रहा। तो इसी तरह की जो रेलू कटोल से अगर आप टीम चलाएंगे तो इसी तरह के आप रिजल्ट लेंगे। तो अली भाई लगता है कि मोहसिन नकवी साहब किसी और सर्जरी की बात कर रहे थे, हमने किसी और सर्जरी को समझ लिया क्योंकि टीम की सर्जरी तो हो नहीं पाई है, तो वो शायद किसी और सर्जरी की जो कि ऑपरेशन थिएटर में सर्जन्स के थ्रू होती है, वो शायद। और वो जो मिसाल होती है ना कि बार बार खाना बदल के देखने से बेहतर है एक बार चुइया बदल के देख लेते हैं। ठीक है, तो आकिब जावेद साहब को भी चाहिए कि मेरे ख्याल में खुद ही थोड़ा सा वो जरूरत का मुजाहरा करें और ये जिम्मेदारी किसी और को देखें, शायद उसका नतीजा कुछ बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया अली भाई, हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल आपके सामने। हम उम्मीद करते हैं कि आगे करे हमारी टीम और दूसरे टेस्ट में शायद हम अगर हिसाब चुकता कर सकें, जिसके आसार बहुत कम दिखाई देते हैं क्योंकि बंगाल टाइगर्स के पास होम ग्राउंड का एज भी मौजूद है। बिल्कुल, और हमारे पास वो एज होता भी तब भी शायद हम परफॉर्म तभी हमने कुछ नहीं किया था। बिल्कुल, और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इस वक्त
बकरा मंडियों की सूरत हाल क्या है, कहाँ पर मंडियाँ लगी हुई है, कितना रश चल रहा है और सोनू मोनू के रेट क्या चल रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। तो जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता रहे थे कि हम रुख करेंगे मवेशी मंडियों का और वहाँ पर जानेंगे क्या रेट चल रहे हैं, शहरी क्या कहते हैं। कराची में मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं, शहरी भी गाय बैल बकरियों दुम्बों के लिए भाव-ताव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई व्यापारी को मनाने में कामयाब भी हो रहा है, लेकिन व्यापारियों के भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि महंगाई के नखरे जो हैं वो भी आसमानों पर हैं और हम देख रहे हैं कि भाव-ताव का सिलसिला जारी है। ये हर साल ही होता है, लेकिन इस बार तो हालात कुछ ज़्यादा बिगड़े हुए हैं क्योंकि इस बार महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तेल के जो दाम हैं, डीजल के जो प्राइसेस हैं वो आसमानों पर पहुंच चुकी हैं। जानवर बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन इंतजामात कैसे हैं और क्या शिकवा है ग्राहकों का। सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन अली बताएगा कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में मवेशी कराची की मवेशी मंडियों में लाए गए, भाव ताव किस तरह से जारी है और कौन किसको कायल कर पा रहा है। तो करीब आ रही है और साथ में हम देख रहे हैं कि जो मवेशी मंडियां लगी हुई हैं उसमें जो है वो जानवरों की ख़रीदारी के लिए शहरियों का जो है वो भी रश हमें दिखाई दे रहा है। जोक दर जोक जो है शहरी आ रहे हैं, अपनी मनपसंद के जो जानवर हैं, बकरा हो बैल हो गाय हो, ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी यही कोशिश है कि उनकी जितनी रेंज है उसके अंदर उनको मिल जाए। तो हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इन बकरों का क्या रेट लगा रहे हैं और साथ में जो ख़रीदार हैं उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इन दो बकरों का आपने क्या रेट लगाया? मैंने इनको 2 लाख पहले बोले थे। तो 2 लाख बहुत ज़्यादा नहीं है? आता तो आप खुद देखो, महंगाई भी तो कितनी है। वजह क्या है कि इतने पैसे क्यों मांग रहे असल वजह ये आप लोगों को खुद पता है, वहाँ से आते हैं किराया गाड़ियों का और माल हर चीज़ महंगाई। तेल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाता है। फिर यहाँ का आपको खुद पता है, प्लाट के पैसे और एक जानवर की 2500 रुपये चुंगी। हमें कुछ नहीं है, ये हमारे पूरे साल के पाले हुए हैं। आप बताएं आपने क्या रेट लगाया इन दोनों का? उन्होंने तो 2 लाख रुपए बोल दिए। 1,40,000 रुपये मांगे थे दोनों, ठीक है। और अभी हमारा जो सौदा हुआ है वो 1,60,000 रुपये। माशाल्लाह 1,60,000 में हो गया। जी जी, आप राजी हैं? 1,60,000 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बिस्मिल्लाह हुई है, पहली बरकत है। वो आदमी नहीं है जो हम चेक करके भेजें, कुर्बानी की चीज़ है, अल्लाह उसके कबूल करे बस माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे हमारे साथ, इनके साथ बिल्कुल जो है वो ख़रीदने के लिए, उनसे जानते हैं। बेटा क्या खुश हैं आपने बकरे ख़रीद लिए? हाँ, बहुत। कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। आप क्या कहना चाहते हो, कैसे खिदमत करोगे इनकी? इंशाल्लाह अच्छे से करेंगे। अच्छे से। क्या क्या सोच के रखा हुआ है घर में, कोई तैयारी की हुई है बस इनकी खिदमत? अभी तो कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा अभी तक? हाँ जी, बिल्कुल। आपने सुना कि आपने देखा कि इन 2 बकरों का जो है वो सौदा तो हो गया है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने 2 लाख बोले थे। सलाउद्दीन आप हमारे साथ मौजूद थे और सलाउद्दीन हमें बता रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त जानवरों की खरीदारी के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन बच्चे भी कुछ सोच नहीं पा रहे क्योंकि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 2 लाख के 2 बकरे, बच्चे क्या ही सोचेंगे और क्या ही खरीदने की बात करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान है इस वक्त। तो हम लाहौर का रुख करते हैं, हमारे साथ लाहौर से राना वहीद मौजूद हैं। राना वहीद खुद भी एक मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या भाव ताव चल रहा है। तो बताइएगा, व्यापारियों के रेट सुनकर हम भी हैरान हो रहे हैं और मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। क्या हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस भी रखा गया, राना वहीद? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ईद कुर्बान करीब आते ही जो है मंडियों के अंदर जो है वो रश है। लाहौर के अंदर भी जो है आरसी मंडियां लगी हैं जहां पे बड़ी तादाद में जो है जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें बैल शामिल हैं, ऊँट हैं, उसके साथ बकरे भी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मंडी के अंदर और यहाँ पे जो है ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पे कुछ ख़रीदार हैं, वो लेके आए हैं जानवर, पहले उनको दिखाते हैं कि ये जानवर जो है इन्होंने बैल ख़रीदा है मंडी से। इस वक्त मेरा कैमरामैन अरसलान अगर दिखाए आपको तो इस वक्त आप देखें कि ये बैल जो है ये ख़रीद कर लेके आए हैं। ये कितने का ये बना है बैल आपको? 2,60,000 रुपये में। कितने मांग रहे थे? 390। 390। मंडी कैसी है, महंगी है सस्ती है? सस्ती है, ठीक है, मैं माशाल्लाह ठीक है। 290 का हुआ है? हाँ जी, 10,000 कम 3 लाख का। 260 का लिया हमने। अच्छा, 260 का लिया। हाँ जी। तो ये जो है अब इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? घर लेके जा रहे हैं, मरगजार लेके हाँ जा जी। रहे हैं, लाहौर के हैं? हाँ जी, लाहौर के। तो ये अब आपको दिखाते हैं कि आपने गुफ्तगू सुनी कि 2,60,000 रुपये का इन्होंने लिया है। अब इसको जो है यहाँ पे लोड कर रहे हैं। आप देखें कि किस तरह उसके लिए जो हार श्रृंगार है, ये भाई क्या बना रहा है? ये क्या बना रहे हैं आप भाई? माथा पट्टी है। माथा पट्टी। माथा पट्टी है। तो आप इसको किस तरह जो है ये कितने का लिया?
क्या आप इसको पहना रहे हैं सिर्फ? नहीं, मैं सिर्फ पहना रहा हूँ, ये भाई ने लिया हुआ है। अच्छा, आप पहना रहे हैं। तो ये बच्चों के जो आप देखते हैं कि हम देखें ईद के जो है इसको हार श्रृंगार करते हैं, उसके लिए भी जो स्पेशल जो है वो तैयारी की जा रही है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अभी ये ख़रीद कर लेके आए हैं और घर लेके जा रहे हैं। यही बाज़ार का रेट है। कोई बैल इतने महंगे भी नहीं है, ज़ाहिर है। बहुत शुक्रिया राना वहीद, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम देख रहे हैं कि बैलों के रेट भी बड़े आसमान से बातें कर रहे हैं। बकरा नहीं इस वक्त तो ख़रीदा जा सकता, बैल तो बड़ी दूर की बात है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि प्राइसेस कुछ नीचे आए ताकि हम लोग भी खरीद सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। Stay with us. एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। ईद उल अज़हा में अब चंद ही दिन बाकी रह चुके हैं और ज़िलहज का चांद भी गुज़िश्ता रोज़ नज़र आ चुका है। तो ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि मोहब्बत, एहसास और ज़िम्मेदारी का खूबसूरत पैगाम भी है। और जैसे ही लोग कुर्बानी के जानवर ख़रीद कर घरों में लाते हैं, घर का माहौल ही बदल जाता है। बच्चे खुश हो जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस जानवर की खिदमत की जाए और एक अफेक्शन, एक रिलेशन जो आपका बनता है उस जानवर के साथ और फिर उसकी कुर्बानी की जाती है, वही तो असल इस कुर्बानी की रूह है, इसका मकसद है। बिल्कुल, और बच्चे उनके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, उनको अपने साथ अपने सुलाना भी चाहते हैं और घर में एक अलग सी रौनक लग जाती है। लेकिन इन सब के बीच में इन तमाम खूबसूरत लम्हात को कहीं हम ख़राब ना कर बैठें। अहम जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है हमारे साथ कि जानवरों की सही देखभाल की जाए, मुनासिब खुराक हो, उनकी हिफाजत की जाए। और जो गर्म मौसम है इसके अंदर चारे में उनको क्या खिलाना चाहिए और उनको पानी कितनी बार पिलाना चाहिए, क्या चारा और पानी जो है वो, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं पेट फूल जाते हैं उनके, बीमार हो जाते हैं और फिर हम कहीं अपनी कुर्बानी का जानवर ज़ाया ना कर बैठे हैं इसी चक्कर में। तो इस सब के लिए क्या कुछ करना होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर महमूद कुरैशी साहब, लाइव स्टॉक एक्सपर्ट। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको, और आप ही हमारी रहनुमाई कीजिए, हमारे देखने वालों की रहनुमाई कीजिए कि आखिर क्या तरीक़ाकार हो सकता है, क्योंकि जितनी शदीद गर्मी और हब्स के दिन है ये जानवर जो वैसे बड़े निढाल से हुए हुए होते हैं और जब हम लेकर आते हैं, ख़रीदारी करके लेकर आते हैं तो वो कुछ टाइम तक तो बिल्कुल ऐसे बेहोशी की हालत में, जैसे उनको होश ही नहीं आ पा रही होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा उनको लगी हुई होती है। तो उसमें फिर क्या किया जाए? फ़ौरन पानी पिलाया जाए, उनको चारा खिलाया जाए और क्या कुछ तरीक़ाकार क्या होगा? सबसे पहले तो जो है उसका परचेज़ जो है वो करनी चाहिए कि दिन की रोशनी में की जाए। अगर मजबूरी है तो फिर रात को जानवर ख़रीद सकते हैं। तो जब जानवर आपने ख़रीदना है तो आपने छोटा जानवर है या बड़ा, उसे चला के देखना है, उसकी स्किन के ऊपर हाथ फेरना है, कोई ज़ख़म कोई चीज़ तो नहीं है, उसके सींग ठीक है, उसके कान, उसकी आंखें देखनी है, वो आँख से मतलब उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक आँख ख़राब या अगर वो थोड़ा सा देखने में महंगा हाँ, वो सारा कोई चल जाएगा, बेऐब होना चाहिए। हाँ। तो फिर जब चला के देखेंगे तो क्या कोई लगड़ापन तो नहीं है, वो भी चेक कर। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि दिन में ही सब कुछ तसल्ली हो सकती है। और फिर ये जो हमारे व्यापारी भाई हैं, ये इन्हें ना बेसन वाला पानी पिला देते हैं ज़्यादा से, पेट फूल जाता है, वज़न बढ़ जाता है। हाँ, वज़न बढ़ जाता है, लेकिन उससे ये है कि उसे ना डायरिया का मसला हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी जानवर ख़रीदें, घर लाएँ तो उसे सिर्फ पानी पिलाएँ और 5 से 6 घंटे उसे कोई चारा ऑफ़र ना करें। अच्छा, उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि अगर बेसन वाला पानी या कोई भी चीज़ है तो वो डाइजेस्ट हो जाए। तो अगर आप उसे चारा उसके ऊपर दे देंगे तो फिर उसे पंजाबी में कहते हैं वाह लग जानी, तो वो डायरिया हो जाएगा, तो फिर वो उसका वेट उतना ही कम हो जाएगा। तो अब जैसे आपने कहा है कि उन्हें खिलाना क्या है, तो ये चूँकि सब चारा खा के आए होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे लोग हैं वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, दूध या जलेबियाँ या मिठाई या बोतलें सोडे की, ये काम नहीं करना, ये उनकी खुराक नहीं है। उनका ये 4 स्टोमिक एनिमल होते हैं, तो उससे बल्कि उल्टा बीमार हो जाते हैं। सिर्फ सब्ज़ चारा दें, और अगर बहुत जी चाह रहा है कोई वंडा देने का, दाना देने का, ऑफ़र करने का, तो पहले पानी पिला दें। तो बकरे के लिए आध पाव से 1 पाव से ज़्यादा मत दें। तो अगर आप बाद में पानी पिलाएंगे तो फिर वो टिम्पनी बोलते हैं, उफारा हो जाना। तो अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके दाना खिलाने से उसका वज़न को बहुत नहीं बढ़ जाना, सब चारा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं खुराक या तरीक़ाकार, ये सिर्फ बकरों का बता रहे हैं या बड़े जानवर का भी? जानवरों का भी, सभी जानवरों का? सभी जानवर। अच्छा, ठीक है। और अब आ जाते हैं शरई लिहाज से।
अच्छा। कि अगर आपने छोटा बकरा, भेड़ या ऐसे वो सिलेक्ट करना है तो उसकी उम्र तकरीबन 1 साल होनी चाहिए। ठीक। और उसके 2 जो मुस्तकिल दांत हैं, 2 दांत वो होने चाहिए। ठीक है। तो कम अगर से बड़ा जानवर लेते हैं तो फिर 2 साल उम्र, अगर आप ऊँट लेते हैं तो फिर 5 ईयर। तो सबका तरीक़ेकार यही है। लेकिन यहाँ नाज़रीन को एक बात बतानी बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि अगर फ़ीमेल बड़ा जानवर लेते हैं तो अब गवर्नमेंट ने बड़ा कमाल कम कर दिया है। अच्छा। ये जो महकमा लाइफ स्टॉक ने अब अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई हैं। अच्छा। तो मंडियों में? हाँ हाँ, हर जगह अब आप ना अपना जानवर चेक करवा सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। ओह। पंजाबी में कहते हैं गब्बन। अच्छा। वो तो नहीं है। अगर है तो फिर वो ना करे। तो अच्छा, फीमेल जानवर की कुर्बानी होती है? जी, फीमेल जानवर की कुर्बानी जी होती है। गाय बिल्कुल होती है। गाय। बिल्कुल होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। बिल्कुल सही। तो वो ये है कि आपने ना ये जो सहूलत है ना, इसका फ़ायदा उठाना है। बड़ा जानवर पहले सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने उससे अल्ट्रासाउंड करवा लेना। और इस दफ़ा तो पहले भी वैसे महकमा लाइफ स्टॉक ऐसे ही करता रहा कि जो शहर की एंट्रेंस है ना, वहाँ पर ये स्प्रे करते हैं तमाम जानवर जितने लाहौर में एंटर हो रहे हैं। ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर ना टिक्स होते हैं, तो वो टिक्स जो हैं वो मर जाते हैं। फिर इन्होंने चिचड़ कहते हैं। चिचड़। हाँ। फिर इन्होंने दूसरा काम ये किया है कि जहाँ जहाँ सेल सेंटर, जैसे मैं नाजरीन को बता दूँ कि 7 सेल सेंटर लाहौर में बन रहे हैं मवेशियों के, और 1 मार्केट है शाहपुर काजरा। तो वो एग्रीकल्चर मीट उनका जो है उस बॉडी के तहत वो चल रही है। ठीक है। तो महकमा लाइफ स्टॉक ये कर रहा है कि अपना जो अमला है वो तमाम सेल सेंटर और वो जो मंडी है वहाँ इन्होंने अपना अमला भेजा हुआ है। ठीक है। और मज़े की बात ये है, लोगों की आसानी के लिए आपने बड़ा जानवर ख़रीद लिया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गया, तो अब वो जानवर आपको लेके किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे ही है सर। आपने सिर्फ फ़ोन करना है तो मोटरसाइकिल या बड़ी गाड़ी जो है वो आपके घर पहुंच जाएगी और उसे उसका ट्रीटमेंट करेगी। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बाहर आजकल ना शॉपरों के अंदर चारा पैक हुआ मिलता है, पैकेट्स बने हुए मिलते हैं। अब वो पैकेट्स के अंदर चोकर भी होता है, ग्रीन चारा भी कटा हुआ होता है, और वो गर्मी और हब्स में पता नहीं ख़राब भी शायद हो चुका होता है, बासी हो चुका होता है। क्या वो जानवरों को खिलाना सही रहेगा, और या फिर सब्ज़ चारा ही उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा हो सकती है? और फिर पानी कितनी बार उनको देना चाहिए दिन में? पानी का तो ये है कि पानी तो उठाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। साफ़ सुथरा पानी जो है ना वो उन्हें 24 आवर जो है ना वो ऑफ़र करें। गर्मी से जानवर आ रहे हैं तो जिस जगह रखना है कोशिश करें कि नीचे मिट्टी वाली जगह हो तो बड़ी अच्छी है, लेकिन शहरों में तो मिट्टी वाली जगह कोई नहीं रह गई, तो फिर ये है कि वहाँ कोई पराली डाल ली जाए, उसके ऊपर बैठ जाएं। लेकिन सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल। क्या डाल लिया जाए, क्या डालना नहीं? पराली, ये जो बोरी होती है उसको गीला करके डालना है? नहीं बोरी नहीं। अच्छा। ये जो पराली, पता नहीं अब इसको क्या परात हैं। नहीं, ये परात जो में बकरा कैसे हाँ, जुनेद, वो खुश्क सी नहीं पराली होती, वो नीचे डाल के उनके ऊपर बैठ, चटाई टाइप की। हाँ, ड्राई होती है। ठीक है। तो वो कर लें। तो दूसरा ये है सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हर 1-2 घंटे बाद वो जगह साफ़ कर दें, डिसइंफेक्ट करें ताकि जानवर बीमार ना हो। अब आपने कहा है कि जनाब जो बने बनाए मिलते हैं, पैकेट्स मिलते हैं। हाँ पैकेट, वो जो हैं पैकेट उनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूँकि गर्मी बड़ी सख्त है तो मज़े की बात ये है कि अगर वो मतलब फ्रेश नहीं है तो वो जानवर खुद ही नहीं खाएगा, वो खुद ही नहीं लेगा, उसको खुद भी इस चीज़ की सेंस हाँ सेंस है उसे, तो लिहाजा उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो फिर मैं लफ्ज़ वही कहूँगा कि साफ़ सुथरा सब्ज़ चारा वो उन्हें ऑफ़र करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे जब घर पे आता है ना जानवर, तो बच्चे उसको नहलाते भी हैं, शैम्पू कर रहे होते हैं उसको, फिर उसको मेहंदी भी लगा रहे होते हैं, उसको सजा संवार रहे होते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, जानवर के लिए नहलाना भी चाहिए, मेहंदी भी लगानी चाहिए, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जो खाले हैं ना, इसे हम ज़रा मुबादला बेपनाह कमा रहे हैं। तो अगर आप उसके ऊपर रंग लगाएंगे, मेहंदियाँ लगाएंगे तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो लिहाजा आपको अगर शौक़ है तो माथे पे एक टिक्का सा लगा लें, मेहंदी का या रंग का। तो वैसे तो
पहले दौर में ये ज़्यादा था, अब तो ये मैं तो अपने बचपन में फ्रॉक और स्कर्टें भी पहनाती रही हूँ बकरों को। आप तो अब भी कर सकती हैं। हाँ, आपको माफ़ी है, लेकिन बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, हम उम्मीद तौर पर बच्चों को ये भी देखते हैं कि आपस में उनकी टकरें करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं। नहीं, तो पेरेंट्स को मेरे ख्याल में निगरानी करनी चाहिए। खुदा न खास्ता इस दौरान कोई सींग टूट जाए, कोई जख्म आ जाए तो ऐब जुदा हो जाएगा और कुर्बानी वो फिर कुर्बानी के मतलब उसके लायक नहीं होगा। बल्कि मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके भी इल्म में है, आप मीडिया से हैं कि हर साल बहुत ज़्यादा हादसात हो जाते हैं जी, कि बड़े जानवर बैल खुल के भाग गया, वो जनाब भाग गया, गाड़ियाँ तोड़ दी, बंदे नीचे आ गए, बाज़ का हलाकतें भी हो जाती हैं, नुकसान जानी नुकसान भी हो जाता है। उसके लिए ये है कि जहाँ जब भी आप कोई ऐसा जानवर ख़रीदें तो कोशिश करें कि जो व्यापारी है जिससे ख़रीद रहे हैं उसे कहें कि हमारे घर तक इसे यानी छोड़ दे, तो वहाँ उसे बांध लें, उसे बंदे को भी ज़रा 2 घंटे रखें। अगर आप देखें कि ये ज़्यादा मतलब है कि गुस्से वाला है तो फिर उसका बंदोबस्त ज़रूर कर लें। तो चूँकि ये सारे जानवर आते हैं गांव से, तो यहाँ आके गाड़ियाँ और हारन और ये चीज़ें जो परेशान हो जाते हैं। हाँ, वो एकदम से वो उनमें ना ज़रा तेज़ी आ जाती, डर जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि बकरे शोर बहुत ज़्यादा करते हैं और मेरे बच्चों ने लास्ट टाइम ना एक बड़ा सा भालू ला के उनके पास रख दिया कि उन्हें बकरों को एहसास रहे कि हमारे पास कोई बैठा हुआ है और वो चुप कर जाएंगे। हाँ, और वो उन्होंने फील किया कि वाकई वो उसे लगता था कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है तो चुप कर जाते। पंजाबी में कहते हैं कि एक इजड़ यानी इकट्ठे, तो वो जब अलग अलग हो जाते हैं तो फिर वो उदासी तो होती है ना। तो वो आपने अच्छा कंसेप्ट दिया कि वो एक बड़ा सा कार्टून ला के सामने रख दिया जाए, तो या वैसे ही कोई मोबाइल पे ट्यून लगा दी जाए बकरों की उसे एहसास हो कि आसपास कोई बकरा है। हाँ, वरना सारे हमसाए आपके परेशान हो जाते हैं। अगर आप कोई हफ्ता 10 दिन पहले जानवर ले आए तो आपके हमसाए भी शिकवा करने लगते हैं कि आपका जानवर पूरी रात सोने नहीं देता या पूरा दिन सोने नहीं देता। तो ये अच्छा, अब ज़रूरी बात एक और जी जी ज़रूर, कि अब हम जो जानवर है कुर्बानी के घर से अपने घर पे ले आए, वो जो जानवर है बाज़ औक़ात उसे डायरिया हो जाता है, मतलब वो बेसन वाला पानी नहीं भी पिलाया हुआ तो किसी वजह से हो जाता है। जी, तो फिर आपने क्योलिन पाउडर, आम मेडिकल क्योलिन पाउडर, अच्छा, तो एक चावल की पिच वो लेके 1 कप उसमें 2 चम्मच डाल के मिक्स करके, तो चूँकि शहरी लोगों को तो पिलाना नहीं आता, बोतल के साथ ना पिलाएं, चम्मच चम्मच करके पिला दें, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो अगर उससे आराम ना आए तो फिर जो है लाइफ स्टॉक की जो हेल्पलाइन है, और ज़रा अगर आप एक बार दोहरा दें। हाँ, हेल्पलाइन वो है 1122 8300 8300 1122 के बाद हाँ जी, उन्हें आप इन्फॉर्म कर दें, वहाँ से गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो वो आके अगर कोई डायरिया इस किस्म का है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और लाइफ स्टॉक्स एक्सपर्ट हैं। ये जो मशवरे उन्होंने दिए इन पर अमल कीजिए। अपने जानवरों के लिए ठंडी साफ़ सुथरी जगह का, सायादार दरख्तों का इंतखाब कीजिए और उन्हें गर्मी से बचाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। उन्हें पानी, अच्छी खुराक देना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो फैंसी खुराकें ना दें कि आप उन्हें बर्गर पिज़्ज़ाज़ खिला रहे हैं या आप उनको कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं। ये खुदारा उनके साथ ना कीजिए, क्योंकि उनका स्टमक शायद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जो आपका स्टमक बर्दाश्त कर पा रहा है। और अगर इशाल के मुताबिक ज़्यादा शोर कर रहे हो आपके बकरे, तो कोई चीज़ उनके पास बिठा दें, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो खुद ही बैठ जाएं, फिर वो शोर नहीं करेंगे, उन्हें अकेले होने का एहसास नहीं होगा। बिल्कुल, और फिर आपके जो हमसाए हैं वो भी आपसे तंग नहीं होंगे कि आपके जानवर बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। बहरहाल जी, उनकी हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कुर्बानी का जानवर आप जितने शौक से ख़रीदते हैं, कुर्बानी तक उसको सही सलामत रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात करेंगे दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी तेज़ी से एक संगीन मसला बनती जा रही है। जहां प्लास्टिक है, सनती फजला है, दीगर नुकसानदेह मवाद हैं, उनके साथ साथ सिगरेट के जो फिल्टर्स हैं वो भी माहौल को एक खामोश खतरा उनके लिए बनते जा रहे हैं, माहौल को बहुत हद तक ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे जानदार, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स जो कि कम होते जा रहे हैं, बल्कि चुरिंद परिंद भी कम होते जा रहे हैं इसी माहौलियाती आलूदगी की वजह से। तो हमारे साथ एक खूबसूरत दोशीज़ा मौजूद हैं, पाशमा सोहेल, जो कि डिज़ाइनर है और उन्होंने सिगरेट का जो वेस्ट है
उसको जो कि आप कचरे में फेंक देते हैं, उसको जमा करके उससे डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाए हैं, जो कि मेरे लिए बड़े हैरानकुन बात है। बिल्कुल। और ये आइडिया आया कैसे? उन्हीं की इनोवेशन है, किसी से इंस्पायर होते हुए किया, और इस वक्त हम उसको देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त ये इनोवेशन है। तो इस्तेमालशुदा सिगरेट फ़िल्टर से वैक्यूम लेदर तैयार करने का कामयाब तजुर्बा उन्होंने किया। ये माहौल दोस्त मटेरियल ना सिर्फ फैशन इंडस्ट्री के लिए एक नया और पायदार मुतबादिल बन रहा है, बल्कि ग्रीन इनोवेशन की दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहा है। तो दाना नीर को आप देख रहे होंगे, इन्हीं की शर्ट बनाए हुए पहनी हुई उन्होंने, और बहुत ही खूबसूरत दिख भी रही हैं। तो ये इनोवेशन किस तरह से इनके माइंड में आई है, आगाज़ कैसे हुआ और आगे क्या प्लान्स हैं, सभी कुछ उन्हीं से जानते हैं। पाशमा सुहेल, फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद है। पाशमा, आपको वेलकम कहेंगे। और वालेकुम अस्सलाम। इनोवेशन पर आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद बनती है। आइडिया कहाँ से आया, किससे इंस्पायरेशन ली? मैं सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पे पहले से ही काम कर रही थी अपनी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मैंने सारे अपने बायोप्लास्टिक्स और जो वीगन लेदर है वो सारा फिगर आउट कर लिया था कि किस तरह बनता है। उसकी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मैंने पहले से ही फिगर आउट कर ली थी। और उसके बाद जब मेरा थीसिस का टाइम आया और आई वांटेड टू वर्क समथिंग पर्सनल ऑन माय थीसिस, कि मैं चाहती थी कि वो मुझसे भी रिलेट करे। तो मेरे फादर काफ़ी स्मोक करते थे उस टाइम पे, तो आई फील लाइक कि उसी से मैंने थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली कि उनके सिगरेट्स जो ज़ाया हो रहे थे वो मैंने देखे, और एक दफ़ा बस मैंने पकड़ के जो है वो सिगरेट को कट लगा के देखा कि इसके अंदर होता क्या है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो उसके बाद मैंने उस पर थोड़ी सी स्टडी की कि उसके अंदर प्लास्टिक होता है। इट्स नॉट, हमें लगता है कि कॉटन है लेकिन इट्स एक्चुअली प्लास्टिक साइज है। तो या उसको फिर बायोडिग्रेडेबल बनाया, उसको हेवी केमिकल्स के साथ जो है वो रिसाइकिल किया, और उसको रिसाइकिल करने के बाद मैंने उसके अंदर जो है वो लेदर मिक्स किया। अपनी सारी जो भी टेक्निक्स मैंने पहले सीखी थी उनको फिर अप्लाई किया उसके। अच्छा पाशमा, जिस तरह आपने कहा कि मैंने अपने फादर को देखा वो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे थे, तो जो वो छोड़ देते थे हिस्सा वो ज़ाया हो रहा था, तो अपने बाबा को सबसे पहले ये मशवरा नहीं दिया कि जो आप छोड़ देते हैं ये ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है, इसको भी पिया करें? उसके बाद फिर आपके माइंड में ये आता, और फिर जब आपने ये इनोवेशन स्टार्ट किया इसका, तो क्या रिस्पांस किस तरह का मिला, और क्या हमारी मार्केट में इस तरह का काम इससे पहले हो रहा था, इस तरह की मशीनरी मौजूद थी जिसके अंदर इसको रिसाइकिल किया जा सकता था? मेरे नहीं ख्याल से पाकिस्तान पे कोई भी इस पे काम कर रहा था, क्योंकि मैंने पूरी एक प्रॉपर रिसर्च की थी इस पे, और मेरी रिसर्च में ज़्यादा बाहर के डिज़ाइनर्स थे, वो इससे स्कल्पचर्स बना रहे थे और स्टफिंग कर रहे थे। तो मैंने जो है देखा कि मेरे लिए क्या फिजिबल है और मैं किस चीज़ में हेल्प आउट कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो हमने प्रॉपर इंटरव्यूज़ कराए थे, हम खोखों पे गए थे, और सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमें सामने नज़र आ रही थी कि सारे सिगरेट्स गए हुए हैं। अगर आप भी कहीं जाएंगे तो आपको भी नज़र आएंगे कि सिगरेट्स ज़मीन पे पड़े होते हैं। बिल्कुल। तो वहीं से ही फिर इंस्पिरेशन ली कि नहीं ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, एंड आई फील लाइक इट्स वेरी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। ये जमा कैसे करती रही आप, क्योंकि इसका स्टॉक इकट्ठा करना, जगह जगह से घूमकर चुने तो नहीं जा सकते, तो फिर क्या किया? शुरू में तो मैं अपने दोस्तों को लेके जाती थी क्लीन ड्राइव्स पे, ब्रेक्स में मैं सबको एक शॉपर पकड़ा देती थी। really? और वो सिगरेट्स इकट्ठे करते थे, और जो सबसे ज़्यादा सिगरेट इकट्ठे करते थे उसको 500 रुपये मिलता था। तो वो एक एक्टिविटी हमारी थी। यूनिवर्सिटी तक मेरा थीसिस उसी से ही हो गया था। फिर उसके बाद आगे जाके जब मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ पे क्लोथिंग निकाल रही हूँ, या क्योंकि मुझे मशवरा काफ़ी दिया था, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था, तो लाइक एवरीवन इज सेइंग कि इसको फैशन में लेके जाओ, इसको फैशन में लेके जाओ, तो ये बहुत अच्छा लगेगा इसमें। तो इसी से ही मुझे मशवरा मिला कि मुझे इसको आगे भी लेके जाना चाहिए, मुझे इसको थीसिस पे नहीं रखना चाहिए। तो उसी चीज़ से फिर मैंने जो है थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात की, और जो रेस्टोरेंट्स पे स्मोकिंग एरियाज़ होते हैं उनसे बात की कि मुझे वीकली बेसिस पे अगर वो सप्लाई कर दें। अभी एक बहुत स्मॉल स्केल पे काम चल रहा है, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया, तो इंशाल्लाह अगर आगे जाके इट बिकम्स अ कम्युनिटी। और ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है आपके लिए, कितनी इसकी कॉस्ट आती है एक शर्ट पे बनाने में? और एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, उस फिल्टर के अंदर तो बहुत स्मेल होती है क्योंकि वो बर्न भी हो चुकी होती है, तो उसको क्या आप कैसे प्रोसेस करते हैं काबिल इस्तेमाल हो जाए वो शर्ट पहनने के बाद? ये इसका रिसाइकलमेंट का पूरा ट्रीटमेंट आई थिंक 6 मंथ्स का था कि पूरी स्मेल निकाली। आई थिंक स्मेल निकालना वाज द वर्स्ट चैलेंज। बहुत मुश्किल काम, या बहुत मुश्किल काम था कि उसकी स्मेल नहीं निकल रही थी। सारे मेरे दोस्त आगे जा रहे थे मेरे पीसेस में, और इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल उस टाइम पे। तो 6 मंथ्स के बाद जो है वो सारा फिगर आउट किया, एक प्रॉपर रेसिपी है इसकी जो मैं फॉलो करती हूँ, और उसके बाद मैंने चुगताई लैब से टेस्ट करवाए वो। जब मैंने सारे साफ़ कर लिए सिगरेट्स वगैरह,
प्योर कॉटन बन जाती उसमें है। उसके जर्म्स को खत्म करना भी चैलेंज होगा। इसीलिए मैं कही थी कि टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैंने चुगताई लैब से टेस्ट करवाया कि इसके अंदर कोई टॉक्सिकेंस तो नहीं है। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो साफ थे। अच्छा पाशमा, क्या ये बेहतर होता है कि आप ये शर्ट्स बगैर स्मेल ख़त्म किए उन लोगों के लिए बनाती हैं जो निकोटीन लेते हैं या जो निकोटीन लवर हैं, ताकि उनकी ज़रूरत भी पूरी होती रहती है उस शर्ट की स्मेल के साथ ही, वो काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू भी रहता है, सिगरेट तो छोड़ देते हैं। आप चाहते हैं कि पाशमा का ब्रांड शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए? या एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक कि मैं स्मोकिंग प्रमोट करी हूँ या निकोटीन लवर्स के लिए बना रही हूँ। इट्स एन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पूरी दुनिया में 4.5 ट्रिलियन सिगरेट्स डिस्कार्ड होते ही होते हैं और हम इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे। पाकिस्तान में तो कोई भी मेरे नहीं ख्याल से कोई कुछ कर रहा। तो आई फील है कि हमें इनिशिएट लेना चाहिए इस चीज़ पे और इस चीज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन है और एनिमल क्रूल्टी के लिए भी इट्स वेरी गुड कि हम जो है वो एग्जॉटिक एनिमल स्किन से बाहर निकल रहे हैं और एक लग्जरी पर्सपेक्टिव में हम एक नया मटेरियल ऐड कर रहे हैं। तो आई फील लाइक इट्स वेरी इफेक्टिव। तो फैशन इंडस्ट्री में आपको किस तरह का रिस्पांस मिला इस इनोवेशन पे, और फिर आपने डिस्प्ले कहीं पर किया, किसी फैशन शो की जीनत बनाया इसको? अभी बहुत ज़्यादा मुझे लाइक थोड़ा सा 50-50 मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़े बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि सिगरेट्स, इट्स जस्ट लाइक दे डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन उस चीज़ पे, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू उस चीज़ पे लोगों को एजुकेट कर सकूँ कि मैंने किस किस तरह जो है वो रिसाइकिल किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका रिसाइकलमेंट करना एक थोड़ा सा डिस्कस्टिंग आपके दिमाग में आ जाता है कि पार्ट है, लेकिन आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट और लोगों को गाइड करना। हम वो विजुअल्स भी पाशमा आपके साथ साथ चला रहे हैं कि ये मेहनत वाला काम आपने किस तरह से सरंजाम दिया। काफ़ी हेक्टिक लग रहा है, काफ़ी लग रहा है कि इसमें दिन गुजरे हैं, काफ़ी आपकी मेहनत गुजरी है और जो टेक्सचर हमें फील आ रही है वो लेदर लग रहा है। क्या सिर्फ ये लेदर पे ही इसको आप ट्रांसफॉर्म करती हैं या फिर किसी भी स्टफ़ के ऊपर ये हो जाता है कन्वर्ट? इट्स नॉट लाइक टिपिकल लेदर, इसको नाम नहीं दे सकते आप लेदर का, क्योंकि लेदर नहीं है, ये लेदर का अल्टरनेटिव है, इसकी रिप्लेसमेंट है। Okay. तो इसीलिए मैं कह रही थी कि एनिमल क्रूल्टी अगेन कि इसको रिप्लेस करने के लिए कि लग्जरी ब्रांड्स में लोग एलिफेंट लेदर बनाते हैं और एलिगेटर लेदर बनाते हैं और उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि ये बहुत बड़ा लग्जरी एंड स्टफ, लाइक दे मेक बैग्स आउट ऑफ इट। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर आपको पोजीशन चाहिए ही है लग्जरी, तो माइट एज वेल बी इफेक्टिव और इको फ्रेंडली। तो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं आपकी प्रोडक्ट जो कि आपने बनाई हैं, आपके डिज़ाइन, और अभी हम क्या कुछ बना चुकी हैं? और हम वॉलेट्स बना चुके हैं, बैग्स बना चुके हैं, वेस्ट बना चुके हैं और वेस्ट पैंट्स बना। अभी मैं काम कर रही हूँ एक यूके की कंपनी है, उनके साथ मटेरियल मैटर्स, उनके साथ पॉपअप शॉप की हम बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह इफ इट वर्क्स आउट। ऑनलाइन दस्तयाब है या किसी स्पेसिफिक नहीं, वो हम वहाँ पे जाके एग्जिबिट करेंगे। ओके। नहीं, आपकी अपनी प्रोडक्ट जो कि अभी तक अपने मेरी अपनी प्रोडक्ट, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हो? ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ओके। अच्छा, बाकी बहुत सारे वेस्ट हैं जिनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए। पॉलीथीन बैग्स हैं, कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी बॉटल्स हैं। हमने देखा कि प्रियंका चोपड़ा ने आई थिंक जो ये सारी के सारा वेस्ट है, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, इनको रिसाइकिल करते हुए अपना ब्रांड जो लॉन्च किया था और बहुत ही कामयाब ब्रांड लॉन्च किया उन्होंने। इस तरह के आइडियाज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, यही वजह है कि पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है। हमारे समंदर जो है वो जब अपना अंदर का कचरा बाहर फेंकते हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हमारे इस्तेमाल की नॉर्मल चीज़ें हैं वो बॉटल्स, वो कचरा बाहर आता है। तो इसके ऊपर भी आप काम करें, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी यही है कि आप रिसाइकिल करके उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहती हैं, दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना चाहती हैं। तो इसके अलावा और किस पर काम करेंगी आप? नेक्स्ट ईयर आई फील है कि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकल जाऊंगी, क्योंकि आई फील है कि मैंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया सिगरेट लेदर इन इट्स आउट देयर, एंड आई फील है कि अब मैं काफ़ी और टॉपिक्स हैं जिन पे ज़रूरत है हमें बात करने की, और जिस तरह फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और फैब्रिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है जो मैंने खुद भी देखा है अपनी प्रोडक्शन में। तो आई फील है कि उसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। और जैसे आपने बोला कि प्लास्टिक की रिसाइकलमेंट भी हो सकती है, तो मुझे वैसे मज़ा आता है इस तरह के थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन करने में, चैलेंजिंग काम चैलेंजिंग काम अच्छा, करने हम में। देखते हैं दूसरे ममालिक में, हमारे हमसाए मुल्क में भी फैशन इंडस्ट्री बहुत ग्रूम कर चुकी है उनकी, और वो तो हमसे बहुत आगे हैं। बट उनकी डिज़ाइंस चिड़ियाँ बंधी हुई हैं ड्रेसेस के ऊपर, कहीं पर आपको डिफरेंट किस्म के मैंगोज़ जो है वो हैंड बैग के अंदर, मैंगो अभी हमने रिसेंटली देखा कैन फेस्टिवल के अंदर कि मैंगो जो था वो बैग के अंदर डाला हुआ और मैंगो ही लटकाया हुआ। तो इस तरह की जो डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस हैं, ये आइडियाज़ हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हमारे डिज़ाइनर्स के माइंड में आते? क्योंकि हमारा अभी भी वो टिपिकल माइंड सेट
है कि हैवी काम होना चाहिए, हैवी वर्क होना चाहिए लहंगास के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर, हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? हमारी फैशन इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों है? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आई नो वेरी टैलेंटेड डिज़ाइनर्स आउट देयर, लेकिन वो जॉब के चक्कर में ना वो अपना टैलेंट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मेरे कुछ क्लास फेलोज हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड बट दे हैव अ जॉब एंड दे वांट टू अर्न मनी, तो उस चीज़ के लिए ना वो हमारा टैलेंट थोड़ा सा पीछे, सलाहियतों को जंग लग जाता है। जी, थोड़ा सा ये चीज़ है। बिल्कुल सही। तो फिर आगे के आपके क्या प्लान्स हैं, कुछ हमें बता दें जाते जाते पाशमा? और आपका नाम किसने रखा है और इसका मतलब क्या है ये भी बता दें। इस नाम का मतलब है चांद का टुकड़ा। चांद का टुकड़ा, वाह जबरदस्त। और बस ये फैमिली मेंबर्स ने मिलकर रखा था, मिलके रखा, माँ बाबा दोनों ने मिलके रखा। खूबसूरत नाम है और आपकी काविश भी बहुत खूबसूरत है पाशमा। हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप आगे बढ़ाएंगी और इसी तरह से इनोवेशन भी लाती रहेंगी फैशन इंडस्ट्री के अंदर। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू पाशमा आपके आने के लिए। और हमारे पास टैलेंट, जिसका पाशमा भी कह रही है, हमारे पास टैलेंट बहुत है। हमारी सरजमीन इतनी जरहेज है, इतने टैलेंटेड बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, उनको मौके देने की ज़रूरत है, ताकि और बहुत कुछ है जो कि वो कर सकते हैं और इस दुनिया को, इस दुनिया के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको काबिल इस्तेमाल जो कि दोबारा से बनाई जा सकती हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हुए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे दीगर हम इश्यूज़ भी होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब आपका फेवरेट सेगमेंट, सितारों की चाल और सैयारों की गर्दिश, इंसानी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव इस वक्त क्या कहते हैं और आपका हफ्ता कैसा गुजर सकता है, क्या एहतियात करनी है और किस चीज़ से इज्तिनाब बरतना है, तो बिल्कुल ये उनसा से जानते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे उनसा आपको, और उनसा आपसे ये भी जानेंगे कि क्या हमारी तारीख पैदाइश हमारी किस्मत पर असरअंदाज होती है, हमारे नसीब पर असरअंदाज होती है, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। और फिर उसके बाद हम वन बाय वन तमाम सितारे करते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत सुबह खैर। हर चीज का असर होता है, आपके नेम का काफी असर होता है, नाम का, आपकी तारीख पैदाइश से। देखिए न्यूमरोलॉजी में तो इनके नंबर्स निकलते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ को मिला के ऐड करके कौन सा नंबर बनता है, या आपके नाम के अदद जो होते हैं उनको ऐड करके कौन सा नंबर बनता है। उससे आपकी शख्सियत के बारे में भी पता चल सकता है, आपकी डेस्टिनी के बारे में भी पता चल सकता है। जी, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उलूम हैं जिनकी कैलकुलेशन से बहुत कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रिडिक्शन एक लिमिटेशंस की हद तक होती है, चाहे टैरो हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे इल्मुल एदाद है, न्यूमरोलॉजी है। ऑब्वियसली जो गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, और सिर्फ और अल्लाह पाक की जात के अलावा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक कुछ कैलकुलेशन से तो शख्सियत का पता चल सकता है, हम लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप बहुत सारी चीजों को लेकर एहतियात कर सकते हैं और केयरफुल रख सकते हैं अपने आप को हादसात से या गलत। तो फिर वन बाय वन हम बताते हैं उन सब अपने देखने वालों को कि उनको क्या एहतियात बरतनी होगी, किस सितारे के लिए मुश्किल वक्त है, किसके लिए अच्छा वक्त आने वाला है। और क्योंकि हमारे इस वक्त देखने वाले जुड़ चुके होते हैं और स्पेशली सेगमेंट के लिए बड़ा इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो बताइए प्लीज़ फिर। ठीक है, एरीज से शुरुआत करते हैं। और एरीज के लिए जो कार्ड है वो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और पेज ऑफ कप्स जो है वो खुशखबरी को बताता है कि कोई खुशखबरी आने वाली है इस हफ्ते, स्पेशली बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, जैसे औलाद की खुशखबरी आ सकती है, घर में कोई खुशखबरी आ सकती है, घर फैमिली से रिलेटेड मेहमान आ सकते हैं आपके घर में, या फिर अगर आपने जॉब का कोई अप्लाई किया है तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। और ये कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड भी है, तो ये हफ्ता काफी एरीज वालों के लिए खुशगवार रहेगा। टॉरस की बात करते हैं, टॉरस वालों के लिए डेथ का कार्ड है, और ये कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशंस का, न्यू बिगिनिंग्स का, कि कोई पुराना काम आपने एंड कर दिया है, कोई नौकरी एंड कर दी है, या कारोबार आपने एक तरफ उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, अब आप नए फेज में दाखिल होंगे, न्यू जॉब में, या बिजनेस का कोई नया फेज आप बनाएंगे। हो सकता है रिलेशनशिप एक आपका एंड हो गया हो, तो एक नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, शादी के मौके बहुत अच्छे। तो न्यू बिगनिंग्स इस हफ्ते टॉरस वालों की, कोई न्यू इब्तिदा, कोई नई इब्तिदा, कोई नया काम हो सकता है। बिल्कुल ठीक। जेमिनाई की जेमिनाई वालों को थोड़ा पैसों को लेकर एहतियात करनी चाहिए,
कोई आपको धोखा दे सकता है, आपको कोई ट्रैप कर सकता है। तो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं या सेविंग या कोई भी किसी भी पैसों का जो लेन देन है उसमें जेमिनाई को एहतियात करनी चाहिए। कैंसर की बात करते हैं, कैंसेरियंस के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस वक्त शादी का डिसीजन ले सकते हैं, पहली शादी हो या दूसरी शादी हो। और फैमिली टाइम नजर आ रहा है इस हफ्ते कैंसेरियंस का। और हैप्पीनेस यानी कि किसी भी काम में आपको सक्सेस, कामयाबी, इम्तिहानात हो रहे हैं तो एग्जाम्स में भी कामयाबी हो सकती है। तो कोई ऐसा गोल जी अचीव कर सकते हैं। लियो की बात, लियो वालों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो इस वक्त किस्मत उनका साथ देगी। हाँ, आपके सराउंडिंग्स में नेगेटिविटीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किस्मत साथ देगी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा तो कुछ तरीका भी बता देना उनसा, किस तरह से बचे इस नेगेटिविटी से, और कहीं अपनी फैलाई भी तो नहीं है ये? नहीं, नेगेटिविटी वैसे ही बहुत है मेरे इर्द गिर्द। हाँ, कैसे बचे? देखिए, किस्मत खुद ही आपको बचाएगी, ठीक है। लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डेस्टिनी का कार्ड है कि डेस्टिनी खुद ही, आप फेट जो है वो किस्मत खुद ही आपको बचाएगी। और इस वक्त अगर आपको टाइम अच्छा नहीं चल रहा, चाहे फाइनेंशियली या करियर या रिलेशनशिप में, तो अच्छा टाइम भी आएगा, क्योंकि जिंदगी जो एक साइकिल के पहिए की तरह होती है, अप एंड डाउन चलता रहता है। बिल्कुल, जबरदस्त। फिर जी, अब बात करते हैं वर्गों की। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ के लिए कार्ड है कि आपके अंदर बहुत पावर है और आप यू आर वेरी पावरफुल, आप बहुत नेगेटिविटी कम फैलाएं तो आप जो है ना वो इतना स्ट्रेस में नहीं आएंगे। और दिल पे लेगी हैं इंशाल्लाह आपकी पिछली बात को। उन साहब उनको बताइए कि नेगेटिविटी की वजह क्या है? नेगेटिविटी की वजह क्या है? 3 ऑफ कप की ज्यादा अगर लोगों के साथ सोशलाइजिंग अगर आप करते हैं, बगैर सोचे समझे दोस्त बना लेते हैं, बगैर सोचे समझे लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से आपकी जिंदगी में लोग ऐसे आ जाते हैं जो पॉजिटिव तो होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ नेगेटिव लोग भी आ जाते हैं। ये असल मसला है शायद। देखिए, अच्छा चलें, आप बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को थोड़ा सा जो है अपने उसमें रहते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता कि लोग आपसे हसद कर रहे हैं। खुश रहते हैं तो लोगों को इस चीज पे भी एतराज है, लोगों को खुशी भी हजम नहीं हो रही होती है। गलत फायदा उठाते हैं। बिल्कुल ठीक। अब दोबारा हम वर्गो पे आ जाते हैं। सॉरी, आपको हमने कट किया। वर्गो के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप अपनी विल पावर से अपने मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं। परेशान हैं तो आप उस परेशानी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दें। और मुझे लगता है कि वर्गो का टाइम अच्छा है और ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लिब्रा की बात करते हैं, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, थोड़ा सा लिब्रा कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूजन उनके माइंड में आ सकती हैं। थोड़े मामलात या बिजनेस है या जॉब है या रिलेशनशिप में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, अदरवाइज ठीक रहेगा। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, विश कम ट्रू का कार्ड है, तो हैप्पीनेस का कार्ड भी, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी दुआ आप मांग रहे हैं वो आपकी पूरी होगी और आपको सक्सेस मिलेगी। शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है स्कॉर्पियो का। रीयूनियन, किसी के साथ नाराजगी, कोई झगड़ा हो गया है तो आपका रीयूनियन हो सकता है। रिश्तेदारों में कोई, दोस्तों के साथ कोई इशू हो गया तो वो रिजॉल्व होगा और आपकी कोई दुआ, कोई विश पूरी होगी। फिर सेजिटेरियस की बात करते हैं, एम्परर का कार्ड है, तो ये हफ्ता आपके लिए फेवरेबल है। और लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ नजर आ रही है, कुदरत के साथ आपका कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी सेजिटेरियस वालों की, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, यहाँ भाई मैजिशियन का कार्ड है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि मल्टीपल काम कर रहे हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट को जाया मत होने दीजिएगा और किसी एक काम पे मत हो जाइएगा। मल्टीपल काम करें आप, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, नेटवर्किंग करें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक्वेरियस की बात करते हैं, यहाँ पे गुड न्यूज का कार्ड है, पैसों से रिलेटेड स्पेशली कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई लॉटरी निकल सकती है, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, जॉब में मतलब जैसे आपकी सैलरी बढ़ सकती है,
तो फाइनेंशियल कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसा काम आपका फंसा हुआ है जो नहीं हो रहा, तो इस हफ्ते वो काम आपका हो जाएगा। पाइसेस की बात करते हैं, पाइसेस वालों के लिए जो कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है और बहुत मतलब पैसा ही पैसा मुझे नजर आ रहा है पाइसेस वालों के लिए। अच्छा जी। और जैसे कोई जमीन, कोई जायदाद उनको मिल सकती है, इनहेरिटेंस मिल सकती है, या इस वक्त आपका जो काम है वो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वाला जो काम है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वही के लॉटरी पाइसेस की भी निकल सकती है, तो पैसा कहीं से आ रहा है कारोबार में, उसके लिए जरूरी है कि पहले लॉटरी खरीद लें। हाँ, लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा अगर चाहते हैं लॉटरी। और शादी के लिए भी ये पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। अच्छा, उनसे ये बता दीजिएगा कि ये हफ्ता, क्योंकि अब शादियों का सीज़न भी शुरू हुआ हुआ है, तो किन सितारों के लिए शादी का ये हफ्ता सही रहेगा या फिर उनको प्लान कर लेना चाहिए? जैसे अभी के मैंने आपको बताया, पाइसेस के लिए बहुत अच्छा है, स्कॉर्पियो के लिए, टॉरस वालों के लिए शादी का टाइम बहुत अच्छा है, वर्गो वालों के लिए बहुत अच्छा है, और कैंसेरियंस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मोस्टली मैंने शादी के कार्ड्स जो देखे हैं वो अच्छे आए हैं, और अच्छी रहेगी शादी। और शादी जिनकी नहीं हुई है, चाहे वो फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज है, तो हो जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया उनसा शाह, आप हमारे साथ मौजूद थी, माहिर इल्म नजूम। बहुत ही मुफीद मशवरे, इसी तरह से आप इन मशवरों पर अमल करते हुए अपने हफ्तों को प्लान कर सकते हैं, अपने दिनों को प्लान कर सकते हैं, और थोड़ा सा धीरज रखा करें हर मामले के अंदर, तो फिर मामला खुद ही सीधे हो जाएंगे, और सदका खैरात जो वो ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। बिल्कुल। और आखिर में अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान समेत नाज़रीन आज दुनिया भर में अजायब घरों का दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का जो मकसद है दुनिया भर में आवाम को इनकी तहजीब सकाफ़त से आगाही देना है, जहाँ पे माजी की तारीख को महफूज बनाने से मुतल्लिक शऊर बेदार करना भी इसी का हिस्सा है। बिल्कुल, अजायब घरों में फ़नी तख्लीक़ात होती हैं, साइंसी नमूने, तारीख़ी विरसा, इसके अलावा दीगर अशिया आने वाली नस्लों और अवामी आगही के लिए महफूज की जाती हैं, ताकि दुनिया को पता चल सके कि इस ख़ित्ते की या इस मुल्क की तारीख़ क्या थी, और शायद ही कोई मुल्क हो जहाँ पर म्यूज़ियम मौजूद ना हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त लगभग 1500 के करीब म्यूज़ियम हैं, बरतानिया में भी सैकड़ों की तादाद में म्यूज़ियम बनाए गए हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान में कदीम तरीन अजायब घरों में से लाहौर का अजायब घर सबसे बड़ा है, और इस म्यूज़ियम की बुनियाद 1855 में रखी गई थी। लाहौर के अजायब घरों में गंधारा आर्ट के नायाब तरीन मुजस्मे भी मौजूद हैं, इसके अलावा मिनिएचर मौजूद है, मुसव्वरी की तारीखी 3000 नमूने भी मौजूद हैं, 40,000 से ज़ायद सोने और चांदी तांबे के सिक्के भी मौजूद हैं। तो एक लंबी चौड़ी तारीखी जो हैसियत रखता है यहाँ ये अजायब घर है। बिल्कुल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और दीगर जो यहाँ पे सकाफतें कई 100 साल पहले, सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले राइज थी, आबाद थी, क़याम करती थी, उनके जो बाक़ियात हैं वो इस म्यूज़ियम का हिस्सा बनाई गई हैं। और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक अजायब घर न सिर्फ कौमों की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, बल्कि दुनिया भर में सकाफ़ती तबादले, तहज़ीब और बाहमी अफ़ाम तफ़हीम की तरक्की, ताउन और अमन का ज़रिया भी समझें। बिल्कुल जी, तो आज क्योंकि आलमी दिन मनाया जा रहा है अजायब घर का, इसलिए हमने सोचा कि हम भी आपके साथ अपने अजायब घर की तारीख शेयर करें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, तो हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।